हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। फ्रिक्शन का ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। लास्ट क्लास में हम लोग ज़्यादातर जो है फ्रिक्शन के ऊपर सवाल ही किए थे। देखो यार, फ्रिक्शन जो चैप्टर है उसका थ्योरी पहला क्लास में जो बताना था हम, अब कुछ थ्योरी एक्स्ट्रा नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है और उसी चीज का अप्लीकेशन है। थ्योरी फ्रिक्शन का खत्म हो गया फर्स्ट क्लास में, अब वही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक के टर्म में लोग डिस्कस करता है कि फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन तो ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम तो फलाना दिमाग आदमी है जहां, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक चीज हम नहीं बताए थे, धोखा छूट गया था, दैट वाज टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, मान लीजिए कि बच्चों एक ब्लॉक है एम मास का, वो किसी रफ सरफेस पे v वेलोसिटी से जा रहा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो इसके एफबीडी में आप क्या क्या बनाएंगे? अभी वी आर डिस्कसिंग व्हाट? टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके एफबीडी में क्या क्या बनाएंगे बच्चों? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, यस और नो, और पीछे की तरफ फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन ऑब्वियसली क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एन। स्लाइड कर रहा है ना ग्राउंड पे, तो म्यू इंटू एन। अब एन का वैल्यू अगर देखना चाहोगे तो एन का वैल्यू हो जाता है इस वाले पर्टिकुलर सिचुएशन में mg। तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन को म्यू इंटू mg भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, लाइट था ही पहले भी, पता नहीं क्या क्या होते हैं। हाँ सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहे थे? n इज इक्वल टू एम जी। अब हमको बताओ कि mg, इस ब्लॉक के एबिडी में तीन फोर्स आया, एक नॉर्मल आया, एक ग्रेविटेशनल फोर्स आया और एक फ्रिक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रहा है? धरती माँ, है ना। लेकिन ये जो सरफेस है, इस सरफेस से कांटेक्ट होने की वजह से देयर आर टू फोर्सेस, वन इज नॉर्मल एंड अनदर इज फ्रिक्शन। सो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले कांटेक्ट फोर्सेस का रिजल्टेंट को बोलते हैं टोटल कांटेक्ट फोर्स। एक इधर की तरफ है एन, है ना, ये भी कांटेक्ट की वजह से, और सरफेस से कांटेक्ट में नहीं होता तो फ्रिक्शन भी नहीं लगता, तो फ्रिक्शन भी एक तरीके का कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन भी एक तरीके का। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट कांटेक्ट फोर्स, एफ नेट कांटेक्ट, एफ नेट कांटेक्ट, जिसका वैल्यू अगर तुम लोग जानते होगे वेक्टर का रिजल्टेंट वाला, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। यस और नो? रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल इज कॉल्ड टोटल कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट की वजह से देयर आर टू फोर्सेस, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो हम लोग लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन इज टोटल कांटेक्ट फोर्स। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर तुम देखोगे तो इधर की तरफ हो जाएगा n और इधर की तरफ म्यू एन, है ना, बोलो। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा बउआ, कितना हो जाएगा वो? अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस म्यू एन का होल स्क्वायर, तो एन अंडर रूट 1 प्लस
म्यू का होल स्क्वायर, दैट इज योर टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज योर टोटल। और कई बार एक दो और बात यहाँ पे यूज करता है लोग, सब लोग टर्म से थोड़ा अगर फैमिलियर हो गए तो बेहतर है। ये जो एंगल है इसको लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिएगा, अगर हम तुमसे पूछे कि व्हाट इज tan लेमडा, tan लेमडा क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, तो दैट इज म्यू एन बाय एन, दैट इज म्यू। तो लेमडा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ म्यू, tan इनवर्स ऑफ म्यू। इसको कुछ कुछ जगहों पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज भी कहा जाता है। तो ये बात भी अगर आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। इज दैट ओके? तो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स का बात भी समझ में आ गया। आई होप कि अब हमारा जरूरत नहीं होगा आपको, बट फिर भी आप इसको लिख लीजिए, हम बात करते हैं। हाँ भाई, पिछले क्लास में 2 सवाल दिए थे, उसको डिस्कस करेंगे हम अभी। बढ़िया सवाल था। एक टाइप का सवाल हम भूल गए थे, चेन वाला क्वेश्चन हुआ करता था, थोड़ा देख लेना। जैसे ये एक चेन है, ठीक, एक टेबल है जिसपे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1/2 है, और कह रहा है कि चेन का मैक्सिमम कितना फ्रैक्शन ऑफ लेंथ हवा में हैंग कर सकते हैं, सो दैट बिना स्लिप कराए। मतलब अगर तुम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हैंग कराओगे तो चेन स्लिप कर जाएगा। मैक्सिमम कितना लेंथ हैंग कर सकता है हवा में, ये है सवाल, ये है सवाल। तो आप ट्राई करेंगे कि हम बता दें, कीजिए जरा। हाँ बच्चों सुनो, एक बात बताओ, कुछ फ्रैक्शन इसका हैंगिंग है तो उसको हम एज्यूम कर लें कि एल का इतना हिस्सा हैंगिंग है। हम मान लेते हैं कि ये लेंथ कितना है, एल बाई एन, एन जो है सो 1 से बड़ा होगा, L/2, L/3, L/4 कुछ, ठीक। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, L माइनस L/n, यस और नो। इतने पार्ट का मास जो होगा यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, m/n। नहीं, क्यों, चूंकि L लेंथ का मास है m, इसीलिए 1 मीटर का मास हो जाएगा m/l, इसीलिए L/n का मास हो जाएगा m/l इंटू L/n, दैट इज m/, ठीक। और इस वाले का मास सिमिलरली अगर हम लोग करें ऊपर वाले का, m/1 माइनस 1/n। सहमत हो? नहीं, थोड़ा सा इसको साफ सुथरा लिख लेते हैं। झूम झूम के यही ना बाबू, बोलो। टोटल मास जितना था उसमें से m/n घटा दिए, पक्का? अरे बोलो, सही कि गलत? बोल देख लो, m/l इंटू, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है हमको, हाँ। डिवीजन में नहीं आएगा ना, हाँ, तो यही तो यार, बेसिकली m माइनस m/n, टोटल मास में से इस मास को घटा दिए, ठीक है क्या? यही ना m/n था, तो बचा हुआ मास m माइनस m/n। अब एक बात बताओ, ये अगर हम तुमसे पूछे कि ड्राइविंग फोर्स कितना है इसमें, ड्राइव कितना कर रहा है इसको, m/n इंटू जी, इतना इसको क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। अच्छा, इस वाले का नॉर्मल, ये टेबल पे जो टोटल नॉर्मल रिएक्शन, टेबल के द्वारा जो चेन पे नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, इसके वेट के बराबर, m माइनस इंटू जी।
तो नॉर्मल का वैल्यू भी हो जाएगा m इंटू 1 माइनस 1/n इंटू, इज दैट ओके? जो भी इसका मास है दैट डिवाइड बाय g। इस ब्लॉक को पीछे खींचने का कोशिश फ्रिक्शन कर रहा होगा ना, क्योंकि m/ng इसको खींच के नीचे ले जाना चाह रहा है, तो यहां पर एक ऑपोजिंग फोर्स आएगा नहीं। उस फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा उसका चर्चा भी नहीं करते, कितना हो जाएगा उसका चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये मैक्सिमम फ्रैक्शन हैंगिंग है, उससे ज्यादा करने के बाद ये दैट मीन्स अगर ये मैक्सिमम लेंथ है जो हैंग कर रहा है, इससे ज्यादा कराने पर स्लिप कर जाएगा, मतलब उस समय पे ये फ्रिक्शन एफएस मैक्स होगा। यस और नो? वो होता कितना है, म्यू इंटू, यस और नो? जस्ट बिफोर स्लीपिंग, जस्ट स्लीपिंग होने ही वाला है, तो ये जो होगा वो इसके बराबर है, ये जो होगा वो इसके, ये क्या होगा, मतलब जस्ट बिफोर स्लीपिंग, जस्ट बिफोर स्लीपिंग क्या लिखेंगे हम लोग, m/n इंटू जी बराबर म्यू इंटू m 1 माइनस 1/n इंटू, यस और नो? काटा काटी शुरू करें, क्या क्या कटेगा, m से m, g से g, तो ये वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा म्यू का वैल्यू तो कुछ है ना, 1/2 पुट ही कर दें, तो पुट अगर कर देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा जो भाई, 1/n बराबर 1/2 n माइनस 1/n, n कट गया बोलो, तो n से n कट गया तो 2 बराबर हो गया, n बराबर कितना हो गया 3। सो मैक्सिमम फ्रैक्शन हैंगिंग, मैक्सिमम लेंथ हैंगिंग इज L/3, नहीं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/3, 1/3 फ्रैक्शन जो है वो हैंग कर सकता है मैक्सिमम, इससे ज्यादा अगर कराएंगे तो चेन ससर जाएगा। नहीं इधर के नहीं समझ में आया, बोलो अब इतना करोगे क्या, जल्दी लिखो ना, बताते हैं। इस तरीके का सवाल जब भी आएगा, हेलो, इस तरीके का सवाल जब भी आएगा कि कितना फ्रैक्शन मैक्सिमम हैंग कर सकता है और खाली चेन जो है वो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा हुआ हो, तो क्या हम ये काम कर सकते हैं, देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भाई, अगर स्लिप करवाना ही है तो हैंगिंग पार्ट का वेट ऊपर वाले पार्ट का नॉर्मल इंटू म्यू के बराबर हो जाए, उसके बाद ये स्लिप करना शुरू कर जाए। तो हैंगिंग पार्ट का वेट इज प्रोपोर्शनल टू उसका लेंथ, और ऊपर वाले पोर्शन का पर लगने वाला फ्रिक्शन इज म्यू इंटू ऊपर वाले का लेंथ के प्रोपोर्शन। यस और नो? नहीं समझ रहा? हैंगिंग पार्ट का मास जो होगा वो L/n के प्रोपोर्शन होगा, ऊपर वाले का फ्रिक्शन जो होगा म्यू इंटू नॉर्मल, जो कि म्यू इंटू इस लेंथ के प्रोपोर्शन होगा, और दोनों को बराबर कर दे। क्या ये बात लिख सकते हैं L/n इज इक्वल टू म्यू L माइनस L/n? इसको जो नीचे खींच रहा होगा कितना फोर्स खींच रहा होगा, L/n इंटू 1 मीटर का मास इंटू जी। इस पे जो नॉर्मल लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, L माइनस L/n इंटू 1 मीटर का मास इंटू जी, और फ्रिक्शन हो जाएगा दैट इंटू म्यू। जब ये दोनों बैलेंस कर लेगा तो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा जो कि हैंग कर सकता है, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से मैक्सिमम फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/μ + 1। अभी वाले क्वेश्चन में म्यू 1/2 था, n का वैल्यू 3 आया, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन सरफेस कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। इज दैट ओके? आगे बढ़ूं, हाँ जी भाई लोग, कल ही का रिवीजन चल रहा है, चूंकि हम कल के क्लास में 2 सवाल छोड़ के गए थे, तो उसको करने के लिए वापस से थोड़ा रिवाइज कराते हैं। एक 5 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम कितना डिग्री हॉरिजॉन्टल से, 37 डिग्री पे। बोल रहा है और म्यू का वैल्यू है यहाँ पे कितना, 1/2। बोल रहा है कम से कम कितना फोर्स लगाएं
कि ब्लॉक स्लाइड कर जाए, ठीक है, या फिर मैक्सिमम कितना फोर्स लगाएं जब तक कि ब्लॉक रुका रहे। सेम ही बात है, जरा देखिए। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। आपको इसमें बोला गया है कि एफ का कम से कम कितना वैल्यू लगाए ब्लॉक स्लाइड कर जाए। म्यू का एक ही वैल्यू दिया है 1/2। आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करने के लिए सर बोलते हैं, एफबीडी बना, यही बना दे, क्या दूसरी जगह बनाए, यही बना देते हैं, इसी को लेके आते हैं ऐसे, ये एंगल 37 डिग्री। तो जो एफ है, इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, इधर वाला एफ cos 37 दैट इज 4f/5, और इधर वाला एफ sin 37 दैट इज 3f/5, और एक अपना 5g, और नॉर्मल किधर लग जाएगा दोस्त, अपवर्ड्स, ओके, और फ्रिक्शन इधर की तरफ। तो पहला काम हम लोग करते हैं, नॉर्मल पता करते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, n माइनस 5g माइनस दिस बराबर, तो n बराबर कितना 5g प्लस 3f/5। फॉर मोशन टू जस्ट स्टार्ट, फॉर मोशन टू जस्ट स्टार्ट, मोशन जस्ट स्टार्ट हो, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4f/5 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, नहीं 4f/5 म्यू एन के बराबर हो जाएगा, उससे थोड़ा ज्यादा हो जाए तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। एफ एस मैक्स का वैल्यू ये है, तो 4f/5 4f/5 इज इक्वल टू, ये वाला चीज जो है वो यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा, चल जाएगा ना। ये कितना 4f/5, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना म्यू इंटू एन, म्यू कितना दिया है 1/2, और एन की जगह पे वैल्यू कितना रख दें 50 प्लस 3f/5। तो यहाँ से 4f/5 माइनस, अच्छा चलो इंटू 2 करना है, रुको ना, माइनस 3f/10 बराबर 25, अरे वही की, ठीक। तो ये कितना हो गया 5f/10 बराबर 25, नहीं, और f का वैल्यू कितना हो गया 50 न्यूटन। बहुत सारे लोग कर लिए होंगे, ओके, बोलो। इसको आप, इसका कहाँ कोई फॉर्मूला था, अरे यार उसमें एंगल फिक्स्ड नहीं था, कल आखिरी में बैठी हुई तो चिक चिक के समझाए थे ये बात। बोल दो तो जरा, क्या था, 10 kg, और इधर लगा रहे थे F। पूछा क्या गया था, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that block remain stationary, नहीं, म्यू का वैल्यू दिए थे 0.5, बोला था कम से कम कितना फोर्स लगाएं कि ब्लॉक रुका हुआ रहे, उससे कम लगाएंगे तो ब्लॉक फिसल जाएगा, ससर जाएगा नीचे, ठीक है। तो क्या करें, एक पिछले क्लास में ही दे दिए, उसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्या करना चाहिए इसमें हम लोग को, सो बताओ जरा। पहले एफबीडी बना करके नॉर्मल पता करें, तो एफबीडी बनाएंगे बच्चा, तो इधर की तरफ क्या है एफ, और इधर की तरफ नॉर्मल, और नीचे की तरफ एम जी माने कितना जी 10g है ना जी, और इधर की तरफ फ्रिक्शन, यस और नो, बोलो। पहले तो नॉर्मल का वैल्यू, स्टैटिक की काइनेटिक्स पे चर्चा करेंगे, बट इस डायरेक्शन में तो ब्लॉक दीवार तोड़ के उधर जाएगा नहीं, और जंप करके इधर भी नहीं आएगा, तो इधर के इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लिख सकते हैं,
एफ माइनस एन बराबर एफ बराबर, ठीक, ओके। और अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, अगर ये ब्लॉक तो एफ इज इक्वल टू 10G, है ना, क्लियर। एफ के जगह पे अच्छा, अगर हमको ये करना है कि जस्ट इसको स्लाइड करवा देना है, तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा वहां पे, एफ एस मैक्स, यस और नो। तो यहां पर जस्ट बिफोर स्लाइडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, जस्ट बिफोर स्लाइडिंग क्या लिख देंगे, एफ बराबर एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू, तो म्यू एस इंटू एन लिख दे इसको, दैट इज म्यू एस इंटू एन, यस और नो। ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन जो है वो म्यू एस इंटू एन है, म्यू कितना है 0.5, एन कितना है एफ, 0.5 इंटू एन, एन की जगह पे कितना रख दिए एफ। और हमको पता है कि ये जो फ्रिक्शन है वही किसके बराबर है, बेसिकली इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं नहीं, तो एफ का वैल्यू जो होगा वो कितना आ जाएगा 100/0.5, दैट इज 200। इससे कम फोर्स अगर लगाएंगे तो नॉर्मल इससे कम हो जाएगा, और नॉर्मल इससे कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन भी यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू भी कम हो जाएगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हम आपको क्या बोले कि इधर एफ लगा रहा है और इधर नॉर्मल, तो ये इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होगा ही, तो एफ बराबर एन हो जाएगा, है ना। तो एफ तो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, है ना। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमको ये पता करना है कि कम से कम कितना फोर्स लगाएं, मतलब उससे कम लगाएंगे तो ब्लॉक तो स्लाइड करने ही वाला होगा, करने ही वाला होगा, मतलब फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू पे होगा, फ्रिक्शन अपना जस्ट स्लाइड करने वाला है, मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम ताकत लगा रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जाता है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। तो बेसिकली जस्ट बिफोर स्लाइडिंग हम लोग लिख सकते हैं ना 10G बराबर म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना है, तो 10G बराबर म्यू इंटू एफ। अब म्यू का वैल्यू रखेंगे, खट से एफ का वैल्यू आ जाएगा, और यहां से जो एफ का वैल्यू आ रहा है वो क्या है, मिनिमम फोर्स। इससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रुका रहेगा, इससे कम लगाएंगे तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा और ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। इज दैट ओके? लिख लो। ये जो सवाल है इसको तुम एक बात समझ रहे हो ना कि फोर्स का वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से अगर कम रखेंगे तो ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा। नहीं, अगर फोर्स का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं रखे, बहुत कम कर दिए, धीरे धीरे घटाते घटाते बहुत कम कर दिए, ब्लॉक नीचे स्लाइड कर लेगा। तो जब इस फोर्स का हम मिनिमम वैल्यू लगाएं, एक मिनट, जब इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू लगाएंगे तो उस समय पे ब्लॉक जस्ट नीचे स्लाइड करने वाला होगा, और इन दैट सिचुएशन फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपवर्ड्स, और कितना लगेगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, विच इज हाउ मच, म्यू एस इंटू एन। यस और नो? अच्छा, इस फोर्स को अगर बढ़ाने लगे तो एक ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है जब ये ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लाइड कर लेगा। नहीं, ये इंट्यूशन है, ये समझ पा रहे हो कि अगर इस फोर्स का वैल्यू बढ़ाने लगे तो एक समय के बाद ये ब्लॉक ऊपर भी स्लाइड कर सकता। तो जब ये फोर्स मैक्सिमम होगा, तो ब्लॉक ऊपर स्लाइड करने का टेंडेंसी रखेगा। मैक्सिमम फोर्स के समय में जस्ट स्लाइड करने ही वाला किधर, लेकिन तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, और वो अपना लिमिटिंग वैल्यू पे होगा। नहीं, अगर यहां मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन पलट के किधर हो गया होगा, डाउनवर्ड, और वो अपना मैक्सिमम वैल्यू को के ऊपर या मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, है ना, जिसका वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना है, म्यू इंटू एन। यस और नो? तो एफ मिनिमम पता करने के लिए कम से कम इतना फोर्स लगाओ कि ब्लॉक रुका रहे, नीचे स्लाइड ना करे। उसके लिए क्या करेंगे, हम फ्रिक्शन को अपवर्ड लगाएंगे और उसका वैल्यू रखेंगे म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू हम हॉरिजॉन्टल से इक्विलिब्रियम का एफबीडी बना करके पता कर लेंगे। और एफ का, इस कैपिटल एफ का मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए हम फ्रिक्शन को
डाउन दी वॉल लगाएंगे, है ना, फ्रिक्शन को डाउन दी वॉल लगाएंगे, और उस समय पे फिर से फ्रिक्शन का वैल्यू लिख देंगे म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू फिर हॉरिजॉन्टल के इक्विलिब्रियम से निकालेंगे, और तब फिर से इस एफ का मैक्सिमम वैल्यू पता किया जा सकता है। इज दैट ओके? लिखो इसको। हाँ आ जाओ, हेल्प करो बस हमको। सुनो, पहले क्या निकालना चाहते हो, एफ मिनिमम क्या एफ मैक्सिमम? एफ मिनिमम। तो इसका नाम ही दे देते हैं हम यहाँ पे, क्या, एफ मिनिमम। इधर लग रहा होगा ये वाला एंगल कितना, 30, और इधर की तरफ लग रहा है क्या, एफ मिनिमम। यस और नो बच्चों, बोलो बच्चों। एफ मिनिमम का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ मिनिमम कॉस 37, तो 4f बाई 5, एफ को बोल देते हैं एफ मिनिमम। कोई दिक्कत? इधर की तरफ क्या होगा, एफ मिनिमम साइन 37, दैट इज 3f बाई 5, एफ की जगह पे लिख देते हैं एफ मिनिमम। यस और नो? दीवार को हम पुश कर रहे हैं, ब्लॉक पुश कर रहा है, तो ब्लॉक भी दीवार पे इधर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। यस और नो? अच्छा, ये मिनिमम फोर्स है, इस समय पे ग्रेविटी किधर लग रहा होगा, कितना जी, 10 जी, और मिनिमम लग रहा है, तो ब्लॉक के स्लाइडिंग का टेंडेंसी, स्लाइडिंग टेंडेंसी, अबे बोलो, इज डाउनवर्ड। ये बात मानते हो कि नहीं, कि इससे कम लगाएंगे तो ब्लॉक फिसल जाएगा, तो कॉमन सेंस कहता है ना। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे, कितना लगेगा, वो अपना लिमिटिंग वैल्यू को लग रहा होगा, है ना, कितना, वो म्यू इंटू लिमिटिंग। क्यों? क्योंकि इसके बाद स्लिप करने ही वाला है। यस और नो? चलो जल्दी बताओ, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लिख दूं, 3f मिनिमम बाई 5 इज इक्वल टू n। सही की गलत? और इधर की तरफ स्लाइड करने ही वाला है, तो जस्ट इक्विलिब्रियम वाला होगा कंडीशन, तो इधर की तरफ क्या लिख देंगे, 4f मिनिमम बाई 5 प्लस, स्लाइड करने ही वाला है ना, किधर स्लाइड करने वाला है, नीचे, हाँ, तो 4f मिनिमम बाई 5 प्लस म्यू इंटू एन। ये दोनों मिलकर के किसको बैलेंस करेगा, 10g को। यस और नो बच्चों? एन के जगह पे वैल्यू क्या रख देंगे, 3f बाई 5, तो ये हो जाएगा 4f मिनिमम बाई 5 प्लस म्यू के जगह पे कितना, 1/2, 1/2 इंटू 3f मिनिमम बाई 5 इज इक्वल टू 100, इज इक्वल टू 100। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये तो 8 3 11 हो गया क्या? हरिओम सीता। 11f मिनिमम बाई 10, 11f मिनिमम बाई 10, दैट इज इक्वल टू 100। तो f मिनिमम का कितना वैल्यू हो गया बच्चों, 1000 बटे, समझ में नहीं आया, सच बोलो, झूठ बोले, जल्दी लिख लो, बस करो। हेलो सुनो मेरी बात, जस्ट बिफोर मैक्सिमम, अगर हम जस्ट बिफोर अपवर्ड स्लाइडिंग करें, माने फोर्स मैक्सिमम लगा दे, तो स्लाइड करने का टेंडेंसी हो जाएगा अपवर्ड। तो इस एफ मैक्स का इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ मैक्स कॉस 37 दैट इज 4f बाई 5, और इधर वाला एफ मैक्स साइन 37 दैट इज 3f बाई 5, इधर आ जाएगा नॉर्मल, ग्रेविटी लगाएगा 10g, और ब्लॉक ऊपर स्लाइड करने ही वाला है, तो फ्रिक्शन नीचे होगा और अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या लिखूंगा, 3f मैक्स बाई 5 बराबर n। यस और नो? और वर्टिकल डायरेक्शन में जस्ट स्लाइड करने वाला ना ऊपर, तो जस्ट बिफोर स्लाइडिंग क्या हो जाएगा, 4f मैक्स बाई इज इक्वल टू 10g प्लस म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया हुआ था, 0.5 था ना म्यू, तो यहां से हम लोग लिखेंगे 4f मैक्स बाई
5 इज इक्वल टू 100 प्लस म्यू कितना बेटा 1/2 इंटू एन की जगह पे वैल्यू कितना 3f max by 5। यस और नो? बच्चे मन के सच्चे, f max by 5। तो बच्चे ये हो जाएगा 4/5 और तो 8/10 माइनस 3/10 इंटू एफ मैक्स बराबर 1 पर 2 शून्य 100। तो ये हो गया एफ मैक्स का वैल्यू, ये 1/2 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 200। सिंपल की कठिन? बोले सिंपल। वेरी गुड। आगे बढ़े? किसी को लिखना तो लिख लो। हेलो, एस.सी. वर्मा सर का जो बुक है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, उसके फ्रिक्शन चैप्टर में शुरुआत में उनके हर चैप्टर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, फिर होता है ऑब्जेक्टिव 1, फिर ऑब्जेक्टिव 2, फिर सब्जेक्टिव। तो उनके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब एक बात लिखा हुआ है कि किसी ब्लॉक को पुल करना, रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे पुल करना इज इजी, पुश करना इज डिफिकल्ट। और इस चीज पे बेस्ड 2007 के जेईई एडवांस्ड में एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी आया था। मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ म्यू है, तो क्या ये बात सत्य है कि ब्लॉक को अगर स्लाइड कराना है तो पुल करा के स्लाइड कराना थोड़ा इजी है, पुश करके स्लाइड कराना टफ है? ये बात सही है कि नहीं? अभी अभी तो दिखाए। जैसे अगर मान लीजिए हम इधर फोर्स, 1 मिनट यहाँ देख लो, अगर इधर फोर्स लगा दिए, ठीक, इधर फोर्स लगा दिए थीटा एंगल पे, तो एफवीडी में इधर आ जाएगा mg और f का 2 टुकड़ा होगा, एक इधर f cos थीटा और एक इधर यस और नो, और यहां से एक नॉर्मल भी मिलेगा। नहीं, अब मूवमेंट कराने के लिए f cos थीटा का वैल्यू म्यू इंटू एन से ज्यादा होना चाहिए। मूवमेंट कराने के लिए f cos थीटा का वैल्यू म्यू इंटू एन से ज्यादा होना चाहिए, है ना? लेकिन तुम जब n का वैल्यू देखोगे तो n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा mg माइनस f sin थीटा, और फॉर मूवमेंट f cos थीटा इज जस्ट ग्रेटर देन और जस्ट इक्वल टू म्यू इंटू एन mg माइनस f sin थीटा। यस और नो? ये हो गया क्या चीज? पुल करने वाला। ठीक, अगर यहीं पे हम पुश कर रहे होते मतलब ऐसे फोर्स लगा रहे होते, देख रहे हो नॉर्मल का वैल्यू mg से कम हो गया ना यहाँ पे। अगर हम इसी को पुश कर रहे होते तो mg तो इधर लगता ही, हम फोर्स लगा रहे हैं यहां से ऐसे किसी एंगल थीटा पे, तो f का एक कंपोनेंट इसको दबाता ना नीचे की तरफ, f का कंपोनेंट एक जो होता है उसको दबाता, तो इस f का इधर वाला कंपोनेंट हो जाता है f cos थीटा और इधर वाला और इधर नॉर्मल। ऑब्वियसली हमारा फ्रिक्शन इधर लगता, तो तुम ही देखो अब नॉर्मल का वैल्यू क्या हो जाएगा mg प्लस, अब नॉर्मल का वैल्यू हो गया mg प्लस f sin थीटा। यस और नो? और अगर तुम यहां पर फिर से देखोगे स्लाइडिंग कराना है तो कम से कम f cos थीटा का वैल्यू जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए? म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू कितना हो गया? mg प्लस। तो अब तुम ही देखो कि यहां पर जो फ्रिक्शन था वो म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन, और यहां पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो म्यू इंटू mg प्लस f sin थीटा है। किस केस में फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है? इस वाले में, तो हमको खींचने में जो मेरा f cos थीटा का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। इस वाले केस में, इस वाले में अगर हमको ज्यादा फोर्स लगा के खींचना पड़ रहा है तो दैट इज डिफिकल्ट, कम ही फोर्स लगा के खींचना पड़ रहा है तो दैट इज इजियर। यस और नो? बोलो। इसीलिए रोलर को ऐसे खींच करके तुम ले जाओगे तो थोड़ा आसानी से ले जाओगे, या कोई भी चीज को अगर खींच करके स्लाइड कराते हो तो दैट इज इजियर। दैट ओके? बोलो बच्चों। पक्का पक्का छापो। मतलब ये पूरे कहानी छापना कुछ नहीं है, पूरे कहानी का एक निष्कर्ष है। क्या निष्कर्ष है?
सब कुछ नहीं छापना। पुलिंग इज इजियर देन स्टर्लिंग इन सॉरी, क्या बोल रहे तेरा आशीष? इट इज easier to pull a block on a rough horizontal ground as compared to push it, as compared to push it। देखो भाई, अगर तुम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करोगे या पुल करोगे, बोथ आर इक्वली इजी या इक्वली डिफिकल्ट। माने अगर तुम ऐसे करके फोर्स लगा रहे हो, पुल कर रहे हो, या फिर ऐसे करके फोर्स लगा के पुश कर रहे हो, तब तो दोनों का दोनों इक्वली टफ है या इक्वली इजी है। लेकिन हाँ, पुलिंग का मतलब अगर एंगल पे पुल कर रहे हो और एंगल पे पुश कर रहे हो, तो एंगल पे पुल करना इज इजी, पुश करना इज डिफिकल्ट, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कब, जब हम उसको पुश कर रहे होंगे। तो इज दैट ओके, क्योंकि नॉर्मल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? अभी तक का डिस्कशन में हम लोग सारा काम कहाँ किए? हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, या कभी कभी दीवार वाला छोटा मोटा क्वेश्चन आ गया नहीं? अब थोड़ा हम इसको कहाँ पे ले जाएंगे इस डिस्कशन को? इंक्लाइन प्लेन पे। इसको कहाँ ले जाएंगे? इंक्लाइन प्लेन पे। तो शुरू करते हैं हम लोग, जल्दी लिख लीजिए, आराम आराम से करेंगे उसको भी। फ्रिक्शन 3 हिस्सों में बटा हुआ है। हेलो, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, इंक्लाइन पे, फिर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे कुछ टेंशन नॉर्मल वाला सवाल, इंक्लाइन पे कुछ टेंशन नॉर्मल वाला सवाल, और ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, अभी तक तो हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे और दीवार वगैरह वाला पे हम लोग किए किसका सवाल? फ्रिक्शन का। अब हम लोग करेंगे फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन पे। यार इसमें पढ़ाना कुछ नहीं है, सवाल ही से समझोगे जो भी समझोगे। फ्रिक्शन ऑन, बहुत ज्यादा थ्योरी देंगे, तुमको समझ में लगेगा कि हाँ सही बात बोल रहे हैं, सही बात बोल रहे हैं, लेकिन सवाल देंगे तो फिर फंस जाओगे। तो बेहतर है कि भिन्न भिन्न प्रकार का सवाल करो, देखो उसमें क्या कुछ कैसे होता है। इंक्लाइन प्लेन पे क्या बदलता होगा? नॉर्मल, mg कहा नॉर्मल नहीं। बेसिकली हम लोगों को सवाल करने में डिफिकल्टी क्यों होता है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाए तब तो कोई दिक्कत का बात ही नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू फिक्स होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन आकर के आदमी को थोड़ा परेशान, जैसे फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन, अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन का बात करें तब तो बहुत इजी है। सुनिएगा मेरी बात, जैसे अगर मैं आपको ऐसा कहूं, कितना एंगल रखना चाहोगे? ठीक है, 53 डिग्री। ओके, अब हम आपको ऐसा बोले, एक बॉल को ऊपर के, एक ब्लॉक को ऊपर की तरफ फेंक दिए, कितने से फेंकना चाहते हो? बोलो, हाँ 15 मीटर पर सेकंड से, 15 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए। अब हम आपसे पूछे कि फाइंड टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू कम टू रेस्ट और डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक। फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ब्लॉक। अगर होता जरूरत तो हम दे ही देते हैं। ठीक है, देखो जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन का सवाल आता है तो इजी हो जाता है। नीट में बहुत बार काइनेटिक फ्रिक्शन का सवाल पूछता है, स्टैटिक में माथा लगता है बहुत, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का इंक्लाइन प्लेन पे करेंगे, पहले काइनेटिक फ्रिक्शन का कर लेते। रफ सरफेस पे भी तो कराए थे नेक्स्ट काइनेटिक का कल, कि कितना टाइम लगेगा, कितना दूरी चलेगा। अंतिम सवाल जो था, अंतिम नहीं लास्ट थर्ड सवाल था, देखिए जरा करके।
हाँ हाँ, म्यू का वैल्यू तो देना ही पड़ेगा, अरे बिल्कुल देना पड़ेगा, दिए तो थे ना, नहीं दिए थे, कितना रखना चाहते हो म्यू? 1/2, ठीक, 1/2। जल्दी लिखो। हाँ बच्चों सुनिएगा मेरी बात, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो इसके एफबीडी में आप क्या क्या बनाएंगे बाबू? इधर की तरफ mg का डायरेक्टली कंपोनेंट लिख लें, हम लोग तो माहिर हो गए हैं बनाते बनाते। mg sin 53, ठीक है, वैल्यू रख देंगे, और इधर mg cos 53, यस और नो बच्चों? और इधर नॉर्मल रिएक्शन, इधर नॉर्मल रिएक्शन, है ना? बोलो बच्चों। और कुछ लगेगा? हाँ, फ्रिक्शन लगेगा, किधर, ऊपर के नीचे? नीचे, डाउन द इंक्लाइन ना, तो डाउन द इंक्लाइन एक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा? कितना होता है काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू के इंटू, एक ही म्यू दिया है तो वही म्यू एस भी वही म्यू के भी, हाफ इंटू एन। अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg cos, ऐसा क्यों? इस डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, नहीं ब्लॉक इधर ना ऊपर जा रहा है ना, इंक्लाइन को तोड़ के जा रहा है, रुका हुआ है इस डायरेक्शन में, तो n का वैल्यू कितना? mg cos 53 डिग्री। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू mg cos 53। तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है लेकिन फोर्स दोनों ही नीचे लग रहा है, फोर्स दोनों ही, यस और नो? तो ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा कि डी एक्सेलरेट करेगा? ब्लॉक जा रहा था ऊपर लेकिन फोर्स जो है दोनों फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेट करेगा कि डी एक्सेलरेट? डी एक्सेलरेट। ये डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, ये डी एक्सेलरेशन का कितना होगा? डी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन का टोटल फोर्स बाय मास, नहीं तो इस डायरेक्शन का टोटल फोर्स कितना है? mg sin 53 डिग्री प्लस म्यू mg cos 53 डिग्री, नहीं ये म्यू ही है ना, म्यू mg cos 53 डिग्री, हम जानबूझ करके म्यू को हाफ नहीं लिखे, म्यू ही लिखने दिए हैं, और डिवाइडेड बाय मास। तो जब ब्लॉक ऊपर जा रहा हो तो इस बात को याद ही रखना है कि एक mg sin थीटा लगेगा और दूसरा म्यू mg cos थीटा लगेगा, अनलेस कोई फोर्स से दबा हुआ ना रहा हो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? g sin 53 प्लस म्यू g cos 53, यस और नो? अच्छा यही वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 10 गुने 4/5, 10 इंटू 4/5 दैट इज 8, और ये 10 इंटू 3/5 6 इंटू 1/2 दैट इज 3, सो ये वैल्यू हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी कि एक ब्लॉक को मैंने फेंका 15 से, u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड, और उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ था, कितना था एक्सेलरेशन? 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना दूर जाने के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, या कितना टाइम के बाद ब्लॉक रुक जाएगा? कितना टाइम के बाद ब्लॉक रुक जाएगा उसके लिए क्या लिखेंगे? v बराबर u प्लस टी, माइनस से लिख लेते हैं ना जब हम मैग्नीट्यूड ही लिखें तो, -80, 0 बराबर 15 माइनस 11 गुणे टी, टी बराबर कितना हो जाएगा? 15/11 सेकेंड, यस और नो? और फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2s, दूरी पता करने के लिए तो v स्क्वायर माने कितना? 0, u स्क्वायर माने 15 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा g के a कितना है? 11 इंटू s, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 का स्क्वायर बराबर अपॉन 2 इंटू 11, इज दैट ओके? बोलो प्यारे बच्चों, जो भी वैल्यू होगा वो आ जाएगा 225/22, 22 कट जाएगा, 5 बच जाएगा ना। इसे काम नहीं करना है, ओके? सो दिस मच मीटर। एक और सवाल, हम इसको आराम से लिख लीजिए आप, इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं वैसे,
लिख लियो? अरे बोलो, पक्का? ठीक है, सुनिएगा मेरी बात। कुछ एंगल थीटा था, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था, स्टैटिक और काइनेटिक दोनों वही है। एक बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंके, एक ब्लॉक को u वेलोसिटी से ऊपर फेंके, ठीक? ब्लॉक का कुछ भी मास होगा, ब्लॉक रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट with negligible velocity, okay? Find ratio of t up by t down. एक मिनट, find ratio t up by t down. t up by t down क्या है? ऊपर जाने का समय t up है, नीचे आने का समय t down है, ठीक है? लिखिएगा जरा। ये ब्लॉक रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, नेग्लिजिबल वेलोसिटी था, सॉरी, ब्लॉक रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, ठीक है? फाइंड टाइम टू गो अप बाय टाइम टू कम डाउन, टी अप बाय टी डाउन, ओके? ये लिख लीजिए। सुनो, देखिए जरा, देखिए, हेलो, माइक छूट जाता है कभी कभी। सुनिएगा मेरी बात। ब्लॉक जब ऊपर जा रहा होगा राजा, तो इस पे फोर्स किधर किधर कितना कितना और किधर किधर लग रहा होगा? इधर की तरफ mg sin थीटा और इधर की तरफ म्यू mg cos थीटा। डायरेक्ट लिख दे, ये बात तो क्लियर है ना? कायदे से म्यू mg cos थीटा नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था नॉर्मल इधर, और इधर हमको लिखना चाहिए था म्यू इंटू एन, लेकिन हमको एन पता है कि कितना है यहाँ पे mg cos थीटा। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा, जिसको हम लोग a1 बोल लेते हैं। दिस टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो कितना हो जाएगा? g sin थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा, g sin थीटा प्लस म्यू जी, दैट इज योर a1 डी एक्सेलरेशन, ठीक? बोलो बच्चों। अब ये जाते जाते ब्लॉक विल कम टू रेस्ट, लेकिन सवाल वाला खुद ही कह रहा है कि वापस भी आएगा। मतलब हो या रहा होगा कि जब रेस्ट पे पहुंचा होगा, उसके बाद mg sin थीटा इसको नीचे खींचने का कोशिश किया होगा, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन, उसको हम लोग अगला दूसरा फिगर में, दूसरा फोटो में करें ना? अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? अगर इस दूरी को हम लोग s मानते हैं, तो चूंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो s बराबर हाफ a1 इंटू टी अप का स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइनल 0 हो या इनिशियल 0 हो, दोनों केस में s बराबर हाफ a t स्क्वायर वैलिड है। यस और नो? बोलो, पक्का? ठीक है। अब जब रिटर्न जर्नी हो रहा होगा, तो रिटर्न जर्नी में क्या होगा थोड़ा समझते हैं हम लोग बच्चों। रिटर्न जर्नी में दिस इज थीटा, और ये ब्लॉक है, और ब्लॉक है तो इधर की तरफ mg sin थीटा और इधर की तरफ म्यू mg cos थीटा। क्यों फ्रिक्शन ऊपर लग गया बेटा? चूंकि अब ये नीचे जा रहा है। सवाल वाला खुद कह दिया कि रिटर्न किया मतलब वो नीचे गया होगा, तो स्लिप कर रहा होगा नीचे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। और फ्रिक्शन का वैल्यू होगा कैसा? स्टैटिक की काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? म्यू के इंटू एन। म्यू एस म्यू के का अलग अलग बात नहीं बोला, सीधे म्यू बोला, तो हम उसको लिख लेंगे म्यू इंटू एन। एन का वैल्यू कितना? mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा।
तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कुछ हो जाएगा a2। क्या आप बता सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू a2 का वैल्यू हो गया माइनस म्यू जी। इज दैट ओके बच्चों? बोलो प्यारे बच्चों। कह रहा है कि सेम पॉइंट पे रिटर्न किया, माने फिर से ये दूरी जो होगा वो s के बराबर हो। यस और नो? तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। अब हमारा v इनिशियल रुका था, रुक के फिर वापस आया, तो v इनिशियल 0 है, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं s बराबर हाफ a2 इंटू टी डाउन का स्क्वायर। यस और नो? तो s बराबर हाफ a2 की जगह पे कितना g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी डाउन का स्क्वायर। ओके, और यहां पर s बराबर हाफ ए टी अप का स्क्वायर था और यहां पर s बराबर हाफ ए टी डाउन का स्क्वायर है। एक जगह पे यहाँ पे वैल्यू हम लोग नहीं पुट किए थे, कर दें क्या? कितना हो जाएगा ये? हाफ जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी अप का स्क्वायर। यस और नो? ये डिस्प्लेसमेंट और यहाँ वाला डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम, तो कैन आई राइट हाफ, पिछला वाला डिस्प्लेसमेंट क्या लिखा हुआ था? हाफ जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी अप का स्क्वायर बराबर सेम डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाफ जी साइन थीटा माइनस ना माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी डाउन का स्क्वायर। इज दैट ओके? अब हाफ वाफ सब कट जाएगा, बोलो वही कट जाएगा सफर साथ चलने से। टी अप बाई टी डाउन ना, जी काट दें, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन जी साइन थीटा प्लस म्यू। बताओ तो ऊपर जाने का समय कम कि नीचे आने का समय कम? ऊपर जाने का समय नहीं, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। दिख रहा है ना आरएचएस में? डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो ऊपर जाने का समय कम और नीचे आने का समय। तुमको अगर याद हो तो प्रोजेक्टाइल में भी यही होता है यार, रेसिस्टेंस जब लगने लगता था तो ऊपर जाने का समय कम होता था, नीचे आने का समय ज्यादा होता था। ओके, कौन सा जी? ये ना, नहीं जी गलती से लिखा गया, ठीक है। यू आर ए गुड बॉय, थैंक यू। ऐसी छोटी मोटी गलतियों का सुधार करते रहो। ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो यार सवाल जब आप लोगों को मिलेगा तो हो सकता है इसी में वैल्यूज वगैरह दे दे और बोलेगा कि आपका टी अप बाई टी डाउन का रेशियो बताओ, या अप जाने में इतना टाइम लगा तो डाउन आने में कितना टाइम लगेगा, ये सब बात पूछ सकता है। या टी अप टी डाउन का रेशियो दे देगा, थीटा दे देगा और म्यू का वैल्यू पूछ लेगा, है ना। आगे बढ़े। आगे बढ़े बच्चों। अब इसी में हम ऐसा अगर कह देते कि अब ब्लॉक टेक्स हाफ द टाइम टू गो अप एज कंपेयर टू कम डाउन, है ना। इन गोइंग अप द इंक्लाइन इट टेक्स 50% ऑफ द टाइम एज कंपेयर टू टाइम इन कमिंग डाउन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, और थीटा हम तुमको दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम ऐसा बोलते हैं, थीटा दे देते हैं 53 डिग्री, ठीक है, और म्यू का वैल्यू हम आपसे पूछ लेंगे। बॉल को ऊपर फेंके बी से, हम कह दिए कि बॉल रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट,
टी अप बाई टी डाउन इज 1/2. टी अप बाई टी डाउन इज 1/2. फाइंड म्यू इज इक्वल टू व्हाट? म्यू का वैल्यू बताओ। आप इस वाले रिजल्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिखिए जरा और बताइए। यार इसमें तो खाली फॉर्मूला पुटिंग है ना बेटा? यस सर। फॉर्मूला पुटिंग मतलब क्या? टी अप बाई टी डाउन कितना है? 1/2 रूट अंडर जी, सॉरी जी तो हटा ही दो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ओके, तो टी अप बाई टी डाउन कितना दिया बाबू? 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, साइन 53 का वैल्यू रख देते हैं 4/5 माइनस म्यू इंटू कॉस 53 अपॉन साइन 53 प्लस म्यू इंटू कॉस 53 3/5। अब ये कैलकुलेशन हम ही से कराओगे, तुम लोग कर लिए हो, अब तो इसमें कुछ खास बचा नहीं। सॉल्विंग द इक्वेशन एंड गेटिंग द, कितना आ रहा है? 4/5। पक्का? आगे बढ़े। अब देखो इसमें और भी सवाल तुमसे पूछा जाए। आगे बढ़े। अरे डरो नहीं, लिखो, तुम कोई दिक्कत नहीं, हम तुमको नहीं डांटेंगे, हम तुम्हारे अपने। ठीक, जानबूझ करके डेटा के साथ सवाल करा रहे हैं तुमको। 53 डिग्री, ठीक। ब्लॉक रख दिए इस पे, कितना किलो का ब्लॉक रख दें? 10 किलो। तुम लोग कितने समझदार हो, पहले से जान रहे होते हो। म्यू का वैल्यू थोड़ा कम रख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ नहीं ओवर करेंगे, क्या है, बस हो गया। और म्यू का वैल्यू कितना है? 0.2 रखो ना, कहाँ है दिक्कत? अच्छा क्या है इसमें, सब तो गड़बड़ी आने वाला। 0.5 रखते हैं तो N53 होता है 4। हाँ ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लगा दिए, F इज पैरेलल टू इंक्लाइन। F इज पैरेलल टू, दो पार्ट आपसे पूछा। फाइंड मिनिमम फोर्स, फाइंड मिनिमम फोर्स F to prevent downward slipping, to prevent downward slipping। उसके बाद find minimum force F to prevent upward slipping। मिनिमम नहीं है वो। आखिरी सवाल है आज का। जल्दी लिखिए। सुनिए मेरी बात। हेलो, आपको ये भी स्टैंडर्ड ही है, इस सब चीज को याद रखना है। एक बात हम अगले क्लास में बताएंगे कि 53 डिग्री का चुनाव क्यों किए। एंगल बदलने से अपवर्ड स्लिपिंग और डाउनवर्ड स्लिपिंग के ऊपर बहुत सारी चीजें बदलती हैं, बट अभी सिंपल सा बात है कि अगर जस्ट बिफोर अपवर्ड स्लिपिंग, जस्ट बिफोर डाउनवर्ड स्लिपिंग, सुनना, मान लीजिए कि स्लिपिंग डाउनवर्ड होने ही वाला है, अगर स्लिपिंग डाउनवर्ड होने वाला है
तो इस ब्लॉक के एफबीडी, मान लीजिए कि m मास है, इधर तो mg sin थीटा हमेशा ही लगेगा, इधर mg cos थीटा हमेशा ही, और इधर नॉर्मल, यस और नो। और अगर ये डाउनवर्ड स्लिप करने ही वाला है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, और जस्ट बिफोर स्लिपिंग दिस फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन, एफएस मैक्स ऑब्वियसली, दैट इज म्यू इंटू विच इज हाउ मच, म्यू इंटू एन का वैल्यू यहां पर कितना है, mg cos थीटा, नहीं बोलो। तो अभी जो है नीचे स्लाइड करने ही वाला है, तो हम क्या किए हुए हैं, इस तरफ से एगो फोर्स लगाए हुए, उतना ही लगाए हुए हैं कि अब नीचे ये भाग ना जाए, ठीक है क्या। इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं F1, इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं F1। इसको नीचे स्लिपिंग को बचा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लिपिंग को बचा रहे हैं। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, mg sin थीटा इज इक्वल टू F1 प्लस म्यू mg cos थीटा, या F1 का वैल्यू हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg। कम से कम इतना फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक रुका रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, इससे कम लगाएंगे तो ये नीचे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है क्या, कोई दिक्कत। अच्छा, ये देखो अगले क्लास में हम ज्यादा इस पे डिटेल बात करेंगे। अभी हम वो थीटा का वैल्यू 53 डिग्री था सवाल में, और म्यू का वैल्यू 0.5 था, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं। बाकी कुछ होगा तो क्या होगा, हम अगले क्लास में इंक्लाइन प्लेन पे बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे कि भाई बिना फोर्स लगाए हुए कब तक रुका रहेगा, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह जो तुम कह रहे हो वो सब। अभी जो हम पर्टिकुलर एंगल लिए हैं उसमें अगर इस फोर्स को ना लगाएं तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, और अगर बीच में हमको रोकना है स्लाइडिंग को तो फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा कि ये फोर्स और फ्रिक्शन दोनों मिल करके mg sin थीटा को बैलेंस कर ले। तो इस फोर्स का वैल्यू हो जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, यस और नो। सिमिलरली इसमें कोई दिक्कत, जस्ट बिफोर डाउनवर्ड स्लिपिंग, डाउनवर्ड नहीं, जस्ट बिफोर अपवर्ड स्लिपिंग, माने हम फोर्स का वैल्यू इतना लगा दिए हैं कि अब ये ब्लॉक स्लिप करके ऊपर जाने वाला है। ये एंगल कितना है, थीटा। तो अब जरा बताओ कि ब्लॉक स्लिप करने ही वाला है ऊपर, तो इधर कितना हो गया हमारा mg sin थीटा, अभी 53 रखेंगे उसमें, इधर कितना और इधर नॉर्मल। अब ब्लॉक ऊपर स्लाइड करने वाला तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउन द इंक्लाइन, और वो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू लगा रहा होगा म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू इंटू mg cos थीटा। और हम इसको इतना फोर्स लगा रहे हैं कि ये ऊपर भागने वाला है, तो ये F2 का मैक्सिमम वैल्यू है जब तक ब्लॉक रुका हुआ है, इससे ज्यादा लगाएंगे तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। तो F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहां पे, दिस प्लस दिस, दैट इज mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यस और नो। पिछला वाले में था कि डाउनवर्ड स्लिपिंग बचाना, उसके लिए कम से कम फोर्स लगाना पड़ा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और अपवर्ड स्लिपिंग से रोकना है, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोर्स हम कितना लगा सकते हैं, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। ये क्या था, कम से कम कितना फोर्स लगाए कि इसका नीचे का स्लिपिंग रुके। अब नीचे स्लिप करने वाला है तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा, ये फोर्स और फ्रिक्शन दोनों मिलकर के mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, वो फोर्स का वैल्यू है इतना, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये क्या है, इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया कि ब्लॉक अब जस्ट ऊपर स्लाइड करने वाला है। तो ये F2 जो है वो फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है जब तक ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। तो ये F2 जो है वो mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा को मिलकर के बैलेंस कर रहा है। अगर इससे ज्यादा कर दिया F2 को तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा से, तो उसके बाद ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा अप द इंक्लाइन, ठीक है क्या। और अगर हमको पूछा जाए इन दोनों का वैल्यू तो mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और ये हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ओरिजिनल सवाल जो था उसमें था कि फाइंड मिनिमम फोर्स F टू प्रिवेंट डाउनवर्ड स्लिपिंग, मतलब ये F क्या है,
F1। फिर क्या था, मैक्सिमम फोर्स F टू प्रिवेंट अपवर्ड स्लिपिंग, तो ये क्या है F2। तो F1 का वैल्यू कितना, बात कर लेते हैं। F1 का वैल्यू था mg साइन थीटा माइनस ये सब, ये पहले पार्ट का था। तो कितना हो गया 100 इंटू 4/5 माइनस म्यू कितना था 1/2 गुणा 100 गुणा 3/5 हरिओम 80 माइनस 5 दूना 10 30 माने 50। दूसरा वाला में जो था वो F2 कितना था बउआ, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा। तो mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा माने यही 80 प्लस 30 हो जाएगा ना, दैट इज 110। तो भाई साहब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में f का वैल्यू 80 से 110 के बीच में रखोगे तब तो ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा, तब तो ये ब्लॉक रुका हुआ रहेगा। और अगर 80 से कम कर दोगे तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर जाएगा, 110 से ज्यादा कर दोगे तो ब्लॉक ऊपर स्लाइड कर जाएगा। इधर ओके लिख लो, पता नहीं क्या हो रहा। तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। चलिए बाय बाय।